नमस्कार दर्शक मित्रों। परिवर्तन ये कुदरत का नियम है। जो परिवर्तित होता है वो कुदरत से जुड़ा है। Audio is not coming. परिवर्तित होता है वो जिंदगी से जुड़ा हुआ होता है। जो जीवित है, Audio, I'm not able to get today. I'm relogging. जो जीवित है वो कभी न कभी अनंत में लीन हो जाता है। नया जीव इस पृथ्वी पे आता है, एक नया मैंडेट लेकर आता है। दोस्तों, एल्विन टॉफलर ने कहा है कि 5 चीज हुई आने वाले विश्व में, 5 चीज हम देखने पाएंगे। पहली बात, knowledge will be the power and who has earliest access to the knowledge shall be the most powerful. ज्ञान ही बल होगा। आपके पास ज्ञान को अपने कब्जे में रखने की क्षमता है, वो सबसे बड़ा बली होगा। दूसरा, उन्होंने कहा है कि मल्टीपल टेक्नोलॉजीज विल डिक्टेट एनी फील्ड ऑफ एप्लीकेशन। आप एक गृहिणी को देखिए, कितनी टेक्नोलॉजी यूज करती है। मिक्सर ग्राइंडर चलाती है, ओवन चलाती है, नेट सर्फिंग करती है, टेलीविजन देखती है, अपने बेटे या बेटी को स्कूल छोड़ाती है, ले आती है। कितनी सारी टेक्नोलॉजी यूज करती है। अगर वो नहीं यूज करने पाए तो वो बिल्कुल लेम डक हो जाएगी। तीसरी बात जो कही है वहां से मुझे आज शुरू करना है। टॉफलर इज सेइंग दैट द टेक्नोलॉजी विल चेंज एट अ स्पीड so great that if you sleep in the night and don't update yourself in the morning, you'll be outdated. रात को सो गए, सुबह में अपने आप को प्लग इन करके अपडेट करने की परवाह नहीं की आपने, तो आप पिछड़ जाएंगे। और अंत में इंसान कई शक्तियां पाएगा, कई क्षमताएं पाएगा, कई क्षेत्रों में नई नई सिद्धियां पाएगा, फिर भी कुदरत उससे एक कदम आगे रहेगी। तो ये परिस्थिति में आज का विश्व बदल रहा है। कहीं रशिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, वो जैसे कम था तो रशिया ने यूक्रेन के गेहूं के स्टॉक पे बम दागा। विश्व भर में फूड शॉर्टेज की परिस्थिति के कगार पे लाके रख दिया। ऑयल क्राइसिस है, हमें तकदीर से रूबल में मिला ऑयल, रूपी में पेमेंट करने का। मगर चाइना ने फिर बोला कि रशिया ने फिर बोला कि हम इतने लोगों को क्या करेंगे। तो अब जाके सेटलमेंट ये हुआ है कि हम ये जो ऑयल रशिया से लेंगे उसके लिए चाइनीज करेंसी यानी युआन में पे करेंगे। तो एक तरह से हमारी चाइना डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। तीसरी बात है कि आज भी हम कहीं ना कहीं अल नीनो के भय से जूझ रहे हैं। आज भी दुनिया के कई देशों में दुष्काल की परिस्थिति है। आने वाले 2 साल आने की 2024 और 2025 इसके लिए निर्णायक बनेंगे। तो हम पैसे होंगे हमारे पास, बाकी सब सुविधाएं होंगी, मगर अनाज के दाने दाने के लिए तड़पेंगे। तो ये परिस्थिति में आने वाले समय में क्या होने वाला है? एक तो बाइपोलर वर्ल्ड बन रही है, उसका दूसरा पोल चेंज हो रहा है। पहले 2 महासत्ताएं थी, रशिया एक महासत्ता थी, अमेरिका दूसरी महासत्ता थी, और ये 2 महासत्ताओं के बीच में विश्व चलता है। एक बहुत बड़ा शक्तिशाली ब्लॉक था नॉन अलाइंड मूवमेंट वालों का, जिसमें नासर थे, टीटो थे, बुल्गारिन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। काफी उनका कुल मिला के काफी वजन बढ़ गया। आज या तो आप अमेरिका के वाले कैंप में हो, या रशिया अब हट गया है चाइना के कैंप में हो। यानी रशिया की जगह चाइना अमेरिका की जो एक्सिस खड़ी हुई, उसकी वजह से और भी चीजें बदलेगी। व्यापार की तरह बदलेगी, व्यापार की मांग और सप्लाई बदलेगी, और कहीं पे संघर्ष भी होगा, कहीं पे नहीं भी होगा। जो लोग आज तक बोलते नहीं थे, जैसे तुर्की और सऊदी अरेबिया, मिला लिया है। फ्रांस के प्रेसिडेंट अभी
आज तक कभी चाइना नहीं गए, अभी अभी चाइना जाके आए, तो बदलाव आ रहे हैं इसमें। कुल मिला के देखो तो दुनिया बदल रही है, और जब दुनिया बदल रही है तो बदलाव के साथ जो नहीं बदलता उसकी स्थिति डायनासोर जैसी होती है। डायनासोर जैसे महाकाय प्राणी इसलिए विनाश हो गए इनका, क्योंकि वो बदलाव के साथ बदल नहीं पाए। तो आज की परिस्थिति में जब इतना बड़ा बदलाव आ रहा है और ऊपर से हम पर्यावरण और इसके साथ जुड़ी अल नीनो, ला नीनो और इसके साथ जुड़ी जो हिमशिलाएं पिघलने की घटनाएं वो जोड़कर देख रहे हैं, तो मैं मानता हूँ आने वाले समय में हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए मुश्किलें होगी, मगर मैं निराशावादी नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि मदर नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब जब इंसान पे कोई आपत्ति आई, उसने इसको इन्वेंशन यानी नई एप्लीकेशन से और टेक्नोलॉजी से सामना किया। वो पंछी की तरह उड़ते सीखा, मच्छी की तरह सागर के जल के नीचे तैरते सीखा, और एक भूखंड में बैठे बैठे दूसरे भूखंड के साथ वीडियो कॉलिंग से आमने सामने बैठ के बात करते हैं, इससे बात करने लगा। अब महाराष्ट्र में संजय जो वर्णन कर रहे थे धृतराष्ट्र को युद्ध का, वो आज अजूबा नहीं लगता, न तो अजूबा लगता है न जुमला लगता है। तो ये परिस्थिति हमारी आज है। हम ग्लोबल वार्मिंग को फेस कर रहे हैं। अगले साल भारत के लिए एक कहा है कि 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ±2% का टेम्परेचर रहेगा, यानी हमारे लिए आने वाले समय में 48 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमें सहना पड़ेगा। और उसी समय अगर ये अल नीनो या ला नीनो की रेन जो है इरेगुलर हुई, तो हमारी किसानी की जो पूरी साइकिल है, तो किसानी की साइकिल टूट के नीचे गिर जाएगी। कई चैलेंजेस आ रही है, और ये चैलेंजेस से क्या होगा क्या नहीं होगा, उसकी चर्चा करने के लिए आज हमने एक विशिष्ट मेहमान को आमंत्रित किया। वैसे हिमांशु भाई, आपके कोई इंट्रोडक्शन के या फॉर्मल इनका परिचय के कोई हाइलाइट नहीं है। रियल डिबेट के हमारे दर्शक मित्र, रियल डिबेट के बट जनरल एनी साइबर नेटवर्क व्यूअर्स, or even those who read his dispatch know him for his scholarly approach, for his in-depth studies and his clarity of expression. आज हिमांशु भाई हमारे साथ आए, हिमांशु भाई स्वागत है आपका। आपके शुक्रगुजार है हम, आप हमारे यहाँ स्टूडियो में पधारे, और हमारे दर्शक मित्रों को भी आप अपने ज्ञान का लाभ देने वाला है। तो मेरी व्यक्तिगत हैसियत से मेरे जो ये रियल डिबेट के साथी है भाई अनाश मेरे साथ यहाँ बैठे हैं, और उसके अलावा चिराग है, वो जो लोग इसके लिए काम करते हैं उनकी हैसियत उनके साथ मैं भी आपको वेलकम करता हूँ। हमारे दर्शक मित्र तो इस शो का अंग है, उनके बिना तो हम शो की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो दर्शक मित्रों, आप सबका भी स्वागत है। आज एक ऐसे अतिथि आए हैं जो मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि इस देश की मेन स्ट्रीम चैनल्स पे भी आपको इस क्वालिटी की चैनल्स नहीं मिलती। मैं और रिकॉर्ड कह रहा हूँ, और इसको मैं साबित करने के लिए भी तैयार हूँ कि इस वैरायटी और इस तरह के एक्सपर्ट्स जो चैनल के डिबेट शो में भाग ले, ये मेन स्ट्रीम चैनल्स में भी अब दम नहीं रहा है, क्योंकि उनकी भी जो फोकस है वो गोदी मीडिया की फोकस हो गई। तो ये परिस्थिति में हिमांशु भाई से शुरू होकर कई ऐसे गणमान्य एक्सपर्ट हमारे यहाँ आए हैं डिबेट में, जिनके आने से हमें ऑथेंटिक यानी जो ट्रू बोलते हैं उसको, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई है और हमारे ज्ञान में वृद्धि हुई है। ये शब्द के साथ मैं आपका फिर एक बार स्वागत करता हूँ। पूछना चाहूंगा
कि दुनिया किस तरह के बदलाव की ओर जा रही है। क्या बदलाव आप देख रहे हैं, क्या बदलाव आने हैं? आपने बहुत ही बड़ी अच्छी, पहले आपके दर्शकों को नमस्कार। एक बीच में ब्रेक आ गया था लास्ट शुक्रवार को, तो हम नहीं आ पाए थे, उसके लिए खेद है, लेकिन नमस्कार आपके दर्शकों को। और आपने बहुत ही अच्छी प्रस्तावना जो पेश की है, मतलब जिस तरीके से आपने ट्राइपोलर वर्ल्ड की जो बात की, उसमें बहुत महत्व की चीजें मोटी मोटी जो है वो मैं बताना चाहूंगा कि देखिए क्या हो रहा है। करेंसी डोमिनेंस जो है वो डॉलर का है, उसके सामने वॉर कर रहा है चाइना का युआन, मतलब एक डी डॉलराइजेशन की गेम चल रही है। तेल जिसके ऊपर अगर किसी का कब्जा है तो 86% यानी कि 86% रिजर्व पूरे वर्ल्ड के फैले हुए हैं मध्य एशिया में, यानी कि मिडिल ईस्ट, फॉर्मर सोवियत यूनियन यानी कि रशिया वगैरह, और अमेरिका। तो एक जो नेचुरल कमोडिटी है जिसके जरिए आप चाहे अपनी मतलब धान उगाएंगे या जो भी उगाएंगे, तो ऐसा कहा जाता है, एक बेसिक ऐसा कैलकुलेशन है, पेपर बैक कैलकुलेशन, कि फॉर 1 किलो कैलोरी ऑफ फूड यू नीड टू कंज्यूम 10 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। मतलब 1 किलो कैलोरी फूड के लिए आपको 10 किलो कैलोरी एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ती है। तो वो आज ये सब राष्ट्र अपनी जमीन के नीचे दबाए बैठे हैं। अब इसमें अब तक का जो खेल था वो तेल और डॉलर का खेल चलता था, और पेट्रो डॉलर की जो पूरी इकोनॉमी थी, और जो ये हमने देखा जिस तरीके से पूरी जो जद्दोजहद थी अमेरिका की कि सभी जो तेल राष्ट्र है उसके ऊपर कब्जा कैसे जमाया जाए, जो सिक्स सिस्टर्स, जो बड़ी बड़ी तेल और गैस की कंपनियां, उन्होंने किस तरीके से वहां पे अपना वर्चस्व जमाया मध्य पूर्व एशिया में, अफ्रीका में, इन सब जगहों पे। सऊदी अरब को जैसे आज बड़ी कंपनी, मतलब एक जमाने में तेल जब मिला तब से अमेरिकन इंटरेस्ट उस जगह पे थे, तो तेल पर उन्होंने कब्जा ले लिया। और इजिप्ट की जो 1950 की जो लड़ाई थी उसके बाद तो मतलब पूरा समीकरण ही चेंज हो गया, और उसके चलते जो वहाबिज्म था, और वहाबिज्म से जो आज ये माइग्रेट हुआ है अलकायदा और आईएसआईएस की तरफ, तो वो कहीं ना कहीं ये पूरी विचारधारा आतंकवाद की तरफ फैल गई है, और उसको मतलब एक स्वरूप इस तरीके से दिया जाएगा। इसके मूल में लड़ाई जो है वो धरती के नीचे दबे जो मिनरल्स या तेल जो है उसके लिए है। अब आगे बात करते हैं चाइना और रशिया की। रशिया का यही है, रशिया के पास करेंसी पावर नहीं है, लेकिन रशिया के पास तेल और गैस के जो इसके संसाधन है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, गैसप्रोम, रोसनेफ्ट, जो कि यहाँ का जैसे ओएनजीसी है वहां की उनकी कंपनी है, रोसनेफ्ट जो गवर्नमेंट कंपनी है। एक तस्वीरकार ने बहुत ही अच्छी तस्वीर ली थी, रोसनेफ्ट की नेम प्लेट में पूरा क्रेमलिन रिफ्लेक्ट होता है, मतलब रोसनेफ्ट क्रेमलिन को कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है, ऐसा उसका उस चित्रण के जरिए कहना था। और ऑफ कोर्स यूक्रेन और जिस तरीके से रशिया बटा, उसमें जो धान यानी कि फूड सिक्योरिटी अगर हम बात करें, तो अब इन सब की जरूरत चाइना को है डी डॉलराइजेशन की गेम में। तो कहीं ना कहीं चाइना आज एक नई मतलब एक एक्सिस बना के बैठा है जिसमें वो अच्छे दाम पे एनर्जी ले सके, अच्छे दाम पे अपनी फूड सिक्योरिटी ले सके। आपके चैनल पे भी कई बार बीरेन वकील है, उनके साथ भी हमारी बात होती है, जो डेटा वो स्टडी करते रहते हैं मेटल वगैरह का। तो चाइना किस तरीके से मेटल के रिजर्व्स पे बैठा है, चाइना किस तरीके से सोया के रिजर्व्स पे बैठा है, चाइना किस तरीके से, मतलब अगर उसको कल मान लीजिए कि ऐसी कोई परिस्थिति का सामना करना पड़ता है तो उनके पास हथियार बनाने की ताकत है, मतलब उनकी नेशनल सिक्योरिटी का पूरा ब्लूप्रिंट उनके पास है। उनके पास जिसको बोले फूड सिक्योरिटी है, क्योंकि सोया के रिजर्व्स पे वो बैठे, और तेल उनको रशिया युआन के बदले दे रहा है, क्योंकि रशिया के सामने फिलहाल जो चुनौती है वो चुनौती जिस तरीके से सैंक्शंस लगे जहां पे वो डॉलर में ये सौदा नहीं कर सकता है, तो डी डॉलराइजेशन की गेम में चाइना और रशिया की जो दोस्ती है वो कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से मतलब मेल खाती है, अगर दुनिया की जो पूरी हम बाइपोलर ट्राइपोलर वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो। इसमें मिडिल ईस्ट जिस तरीके से ईरान और सऊदी अरेबिया की जो एम्बेसीज खुली, उनके बीच जो मतभेद थे वो दूर हुए हैं, तो कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट अब अमेरिकन इंटरेस्ट को दरकिनार करते हुए चाइना एंड रशिया की तरफ ढलता हुआ दिख रहा है। ईरान और रशिया के तो रिलेशंस जिस तरीके से उसमें प्योरली ये रिलेशनशिप तेल की है, और इसमें अगर ये पूरा का पूरा मसला बैठता है राइटली, तो एक जमाने में जैसे हम चर्चा करते थे फूड सिक्योरिटी के ऊपर, एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर और नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर, इन तीन मुद्दों में ये तीन राष्ट्र मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक दिशा में जा रहे हैं। वाटर सिक्योरिटी बहुत ही बड़ा मुद्दा है, क्लाइमेट चेंज को लेकर जिस तरीके से आपने क्लाइमेट चेंज की बात की, टेम्परेचर बढ़ेगा, ये सब चीजें बढ़ेगी, लेकिन इस पूरे ये पूरा जो विश्व का परिप्रेक्ष्य जो आपने जिस तरीके से प्रस्तावना रखी, जो बात हम कर रहे हैं, उसमें भारत कहां बैठता है।
ये सबसे बड़ी चुनौती है। भारत की सबसे बड़ी ताकत मुझे लगता है उनकी एग्रीकल्चर सेक्टर है। तो फूड सिक्योरिटी अगर हम बात करें आने वाले दिनों में, तो हम बिल्कुल ये इस दिशा में जा सकते हैं। वाटर सिक्योरिटी अच्छा मुद्दा है। अल नीनो, ला नीनो जो भी है, पानी बहुत आ रहा है। अब उस पानी को आप कैसे स्टोर करेंगे, हार्वेस्ट करेंगे? एक जमाने में कुएं रिचार्ज किए गए, ये सब बहुत अच्छे प्रकल्प सौराष्ट्र में हुए हैं, बोरीबंद योजनाएं हुई है पानी को स्टोर करने की। अगर ये दिशा में सब भारत की पूरी मतलब एक दिशा उसमें मिलती है, तो आप एक पूरी की पूरी हरित क्रांति, एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन आप ला सकेंगे, जैसे आपने मिल्क रिवॉल्यूशन लाया। और हमारी हमेशा यही बात हुई है कि फूड में अगर आप वैल्यू एडिशन करके चलते हैं तो आपकी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेगी, और ऑयल के सामने और डॉलर के सामने और युआन के सामने या जो भी करेंसी फ्लक्चुएशंस है वर्ल्ड में, या जो कमोडिटी फ्लक्चुएशंस है जिसके जरिए आप ये खाद्य धान पकाते हैं, उसमें आपका निगोशिएटिंग ट्रम्प है वो आपका जो क्लाइमेट है, भारत देश का जो क्लाइमेट है जिसमें बारमासी अनाज, फल फूल सब कुछ उगता है, वो आप निगोशिएटिंग ट्रम्प के तौर पे ले जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए बिल्कुल एक मतलब फूड सिक्योरिटी एंड वाटर सिक्योरिटी एक बहुत ही एनर्जी कंपार्टमेंटाइज्ड पॉलिसी चाहिए, क्योंकि जैसे कई बार हमारी चर्चा हुई, आपने कहा है कि जो शक्कर हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो हम शक्कर एक्सपोर्ट नहीं करते बल्कि हम हमारा पानी एक्सपोर्ट करते हैं। तो इन दिशाओं में, इन कमोडिटीज के ऊपर कैसे हम ये सब करेंगे? क्योंकि देखिए आज जो क्लाइमेट चेंज की परिस्थिति है वो ऐसी है कि ऑस्ट्रेलिया में अगर प्रॉब्लम्स आती है तो ऑस्ट्रेलिया में व्हीट का जो प्रोडक्शन है वो इम्पैक्ट करता है, तो ऑब्वियसली सबसे पहला फिर मदार बनता है इंडिया के ऊपर, या जो रशिया में जो व्हीट, यूक्रेन वगैरह में, वहां से मदार बनता है। और व्हीट आज एक ऐसी चीज है कि ब्रेड में भी व्हीट का इस्तेमाल होता है, हम जो रोटियां खाते हैं उसमें भी होता है, हर जगह पे हर प्रांत में बेसिक कंजम्पशन अगर व्हीट का हम देखें तो किसी भी सब्जी के साथ या किसी भी मतलब कोई भी वेज या नॉन वेज खाता है उसके साथ ब्रेड और उसमें व्हीट का कंजम्पशन बेसिक है। साउथ एशिया के कई देशों में राइस का कंजम्पशन जिस तरीके से, तो बाढ़ आती है तो राइस में भी समस्या आती है, तो सीधा का सीधा नजर पड़ता है इंडिया के ऊपर। और इस तरफ अगर हम बात करें ब्राजील वगैरह की, अगर वहां पे ऐसे हालात पैदा होते हैं तो उनके शुगर केन फार्म्स वगैरह, उनके ऊपर असर पड़ती है, क्यूबा वगैरह में, लैटिन अमेरिकन में, तो वहां पे सीधी की सीधी नजर पड़ती है भारत के ऊपर कि शक्कर कैसे भारत से ले जाए। और हम इंपोर्ट करते हैं तेल, तो इसके बदले हम पूरा का पूरा मतलब एक बार्टर सिस्टम सेट कर सकते हैं आने वाले दिनों में, जिस तरीके से हम एक पूरी इकोसिस्टम ड्राइव करेंगे जिसमें वाटर सिक्योरिटी एंड फूड सिक्योरिटी, ये हमारा प्राइम एजेंडा होना चाहिए। टेक्नोलॉजी इसमें कैसे रोल प्ले कर सकते हैं, इसके बारे में हमने कई बार चर्चा की है कि जिस तरीके से फूड अपार्टमेंट्स जो खड़े किए जाते हैं, वर्टिकल फार्म्स, हालांकि आप क्योंकि ये एक भी मुद्दा है, जैसे कहा है कि मार्जिनल फार्मर्स वो इंडिया में घटते जा रहे हैं, और लैंड जो होल्ड करते, लैंड होल्डिंग फार्मर्स, उनका लैंड होल्डिंग भी घट रहा है, तो आप क्या करेंगे उसके चलते? जैसे मध्य पूर्व, आई मीन साउथ ईस्ट एशिया के कई देश जो है, दक्षिण पूर्व एशियाई देश, वहां पे सिंगापुर, हांगकांग वगैरह, वर्टिकल फार्मिंग जिस तरीके से होता है, तो मुझे लगता है वर्टिकल फार्मिंग की दिशा में भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि एक चीज देखने को मिली है बड़े मेट्रो शहर में, बहुत ही अभी लिमिटेड, जिसको हम बोले पॉइंट नेग्लिजिबल परसेंटेज में शायद ये होगा, लेकिन किचन गार्डन्स और टेरेस गार्डन्स जो कि एक अपना एक एटलीस्ट वेजिटेबल का कंजम्पशन जो है उसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि पूरी की पूरी जो बात है वो इस दिशा में हम शेप अप कर सकते हैं, ताकि आने वाले दिनों में भारत अब सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री, हालांकि सेंसस हुआ नहीं है बट हम बोल रहे हैं पॉपुलस कंट्री 141 करोड़, तो उसको 2 वक्त की रोटी आपको देनी पड़ेगी, 2 वक्त का पानी देना पड़ेगा, आई मीन ड्रिंकिंग पोर्टेबल वाटर, हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन और रोटी, रोटी कपड़ा और मकान। तो मुझे लगता है इस दिशा में ब्लूप्रिंट आने वाले दिनों में या 2024 के बाद की जो भी सरकार आएगी, मुझे लगता है इस दिशा में आपको एग्रेसिवली काम करना पड़ेगा, क्योंकि कंट्रोल में जो आपके नहीं है वो क्लाइमेट नहीं, और उसके अगर सॉल्यूशंस आपको लाने तो मुझे लगता है एक ब्लूप्रिंट लेके चलना पड़ेगा, चाहे नीति आयोग हो, प्लानिंग कमीशन या जो भी हो, जिस दिशा में भी हो, सभी बॉडीज जो होते हैं, सभी स्टेक होल्डर्स, फाइनेंस मिनिस्ट्री, कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री, और इसके चलते आप एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ाए, लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम कैसे लाए, और एक कंजम्पशन जो टूट चुका है भारत का फिलहाल वो कैसे बढ़ाए, बॉटम ऑफ द पिरामिड का कंजम्पशन। थार लेने वालों की मैं बात नहीं करता हूं, थार जिमी, ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियां लेते हैं उनकी बात नहीं करता हूं, लेकिन बॉटम ऑफ द पिरामिड का कंजम्पशन आपको रिवाइव करना पड़ेगा अगर ये देश को उस दिशा में ले जाना है, उस इकोनॉमिक ग्रोथ पे, डबल डिजिट ग्रोथ में अगर आपको ले जाना है तो। हिमांशु भाई, आपने बहुत अच्छी बात कही कि
ग्रोथ की ओर ले जाना है तो ये करना पड़ेगा। मैं एक सूत्र सीखा हूं कि एनी इकोनॉमी ऑफ एनी कंट्री इधर ग्रोस और गोज, बीच में का पर्याय उसके लिए नहीं है। तो अगर थोड़े बहुत समय के लिए कहीं मंदी में आ जाए, नीचे गिरी, फिर आगे बढ़ी, फिर कंटिन्यूसली इफ इट गोस स्लाइडिंग डाउन, तो वो देश में आप आपत्ति के निशान देख सकते हैं और आगे चल के बहुत बड़ी आपत्ति आपको झेलनी होगी। दूसरी एक बात है जो मैं जिसमें आपके स्पेसिफिक कमेंट चाहूंगा कि हम सब भारतीय हैं और मैं पूरी तरह मानता हूं कि हम भारतीयों में देश के लिए प्रेम है, देश के लिए भक्ति है। मैं नहीं मानता कि कोई भी इस देश का नागरिक ऐसा है जो भारत का या भारत की भलाई नहीं चाहता। सब भलाई चाहते हैं कि हमारा देश प्रगति करे, हमारा देश आगे बढ़े। बिल्कुल तो बिल्कुल। कुछ चीजें ऐसी है जैसे कि 80,000 करोड़ रुपए का हम एडिबल ऑयल इंपोर्ट करते हैं। जी। एक समय हमारा पर कैपिटा पर ईयर oil consumption was less than 6 kg. Today it is 20 kg. Now with the population growth and also the growth in consumption, no matter what you can do, you can have several oil missions, but unless the people themselves do not agree that we will limit ourselves as far as use of oil, edible oil is concerned. Now, and that is immediate gain. Those are long-term gains. You do it, there is no problem. You set up 10 missions if you feel that they will be helpful to you in future. But why don't you cultivate the public opinion, at least that in the national interest, you please cut your oil consumption by 50%. मैं नहीं मानता इसमें कोई आप पे कोई हमला कर देगा, मगर ये आज तक एक दफा लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि मैं 1 टन का खाना छोड़ देता हूं, आप छोड़ दीजिए, तो पूरे देश ने छोड़ दिया, क्योंकि मॉरल स्ट्रेंथ थी जो उन्होंने कहा उसमें। तो या तो मॉरल स्ट्रेंथ का अभाव है जो अपील करता है या जो इनसे कुछ मांगता है, या तो फिर लोग गैर जिम्मेवाराना हो गए। सही क्या है, ये एक प्रश्न है मेरा। दूसरा प्रश्न है इसके बिल्कुल साथ स्लाइटली जुड़ता हुआ जी। कि हम और भी चीजें इंपोर्ट करते हैं। चाइना के साथ हमारा व्यापार थोड़े समय पहले तक तो नंबर 1 पार्टनर था चाइना। अभी यूएस ने दैट पोजीशन हैज बीन snatched away from China. Now US is our number 1 trading partner. But as far as number of things like pharmaceutical active ingredients, chips, the inside parts of the electronic items, control boxes, even the bicycles, we are importing from China and so should be from other countries. It is not possible to come to a zero import stage. But where your imports are measured to the tune of 2.5 to 3 billion US dollars every year, why don't you develop import substitutes and create an indigenous supply base which will sort of remove your dependence on the imports and save your foreign exchange? How would you look at these possible alternatives? बहुत ही सटीक और बढ़िया सवाल आपने किया है। एक चीज जो कंजम्पशन के आंकड़े बढ़ रहे हैं, बिल्कुल जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है तो कंजम्पशन के आंकड़े बढ़ रहे हैं, पर मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है, मैं जो देखता हूं कि वेस्टेज जिस तरीके से होता है खास करके फूड आइटम्स में, मैं थोड़े लास्ट वीक में शायद एक मूवी देखने गया था, मिशन इम्पॉसिबल, जो नई रिलीज हुई है। मैं पहली बार इतने सालों में पहली बार मल्टीप्लेक्स में गया, हालांकि कोरोना काल के बाद मैं कभी मल्टीप्लेक्स में मूवी देखने नहीं गया हूं।
तो मैंने वहां पे देखा कि लोगों ने पॉपकॉर्न ऑर्डर किए थे, 500-800 रुपए के पॉपकॉर्न थे, लेकिन जब मैं निकल रहा था, शो खत्म करके जब मैं निकल रहा था, तो पूरा एक बक्सा पॉपकॉर्न का वेस्टेज वैसे का वैसा वहां पड़ा था। तो मुझे लगता है इन सब चीजों पे वेस्टेज को कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके डिसिप्लिनरी मेजर आप कैसे लाएंगे, मुझे लगता है ये आपको करना पड़ेगा। क्योंकि जब 500-800 रुपए के पॉपकॉर्न कोई वेस्ट करता है और जब चिल्लाता है कि टमाटर महंगे हैं, तो मुझे ये कंजम्पशन पैटर्न समझ नहीं आता है लोगों का, कि या उनको सबके साथ चिल्लाना है कि महंगाई है, या फिर वेस्टेज पे ध्यान नहीं देना है। यही चीज हमारे जो मैरिज के फंक्शंस होते हैं, या कहीं आप रेस्टोरेंट में चले जाइए, देख लीजिए, तो जिस तरीके से ऑर्डर करके फूड को वेस्ट किया जाता है, तो उसकी वजह से कंजम्पशन के आंकड़े बिल्कुल जिस दिशा में आ रहे हैं, मुझे लगता है उसमें वेस्टेज को भी हमको कंसीडर करना पड़ेगा। हालांकि इट इज लाइक इनफॉर्मल इकोनॉमी, उसका कोई आंकड़ा नहीं आता है कि वेस्ट कितना हुआ, कंज्यूम कितना हुआ, ये आता है बिल्कुल। तो कंजम्पशन के बाद वेस्टेज निकाल के आपको देखना पड़ेगा कि एक्चुअल कंजम्पशन क्या है। कैसे होगा मुझे पता नहीं, बट अगर आपको सही में कंजम्पशन पैटर्न समझना है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, तो मुझे लगता है इस दिशा में कुछ ठोस काम होना चाहिए। कैसे होगा, क्या होगा, ये सरकार की आई मीन लुकआउट है। वो सजेशंस वगैरह मांग सकते हैं, जैसे सिटीजन्स के पास मांगते हैं, और कुछ सिटीजन से सजेशन दे के इस दिशा में कुछ करवा भी सकते हैं। आपने जो बात कही इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट की, अब मुझे एक बात बताइए, हमने थोड़े दिनों पहले आपके शो पे चर्चा की थी फेम 1 एंड फेम 2 पॉलिसीज की, जिसमें जिस तरीके से फेम 1 में जो मतलब सब्सिडी दी जाती थी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, वो घटा के फेम 2 पॉलिसीज में किस तरीके से हुई। तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपके वो व्हीकल्स, ई व्हीकल्स या जो भी है, वो इंपोर्ट ही होना है, सीधी सी बात है। तो क्यों ऐसा पॉलिसी फ्लक्चुएशन आता है, ये पहले समझना पड़ेगा। और अगर आप इंडिजिनियसली ये करना चाहते हैं, तो मैं थोड़े दिनों पहले एक अहमदाबाद से 50 किलोमीटर दूर एक कंपनी है, मैं नाम लेना चाहूंगा बिल्कुल आपके शो पे, अतुल ऑटो लिमिटेड करके, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी चीज ढूंढी है। उन्होंने एक ऐसी बैटरी बनाई है लिथियम, हालांकि लिथियम आयन के जो बेसिक कंपोनेंट्स है वो इंपोर्ट ही करने पड़ते हैं फिलहाल चाइना से या कई दूसरे देशों से, लेकिन एक बैटरी ऐसी बनाई है कि बैटरी में जो स्पार्क के प्रॉब्लम होते हैं वो उन्होंने सॉल्व कर दिया। 65 डिग्री सेल्सियस तक ये बैटरी, उसकी टेम्परेचर बेरिंग कैपेसिटी है। और अगर स्पार्क भी होता है तो बैटरी जलती नहीं है या धुआं नहीं निकलता, उसको मॉनिटर करने के लिए उनके पास एक इंडिजिनियस सिस्टम है, जहां पे वो जो ड्राइवर होता है, जो व्हीकल में जो बैटरीज लगी होती है, वो बोल सकते हैं कि कितनों किलोमीटर चलेगा, कोई ब्रेक डाउन हुआ, ये सब एड्रेस हो सकता है। तो ऐसे इनोवेटिव आइडियाज को सरकार किस दिशा में ले जा सकती है, कैसे उनको प्रोत्साहित करती है, क्योंकि ये बैटरीज फिलहाल वो अपने व्हीकल्स में यूज कर रहे हैं, यही बैटरीज दूसरे व्हीकल्स में यूज की जा सकती है, हालांकि वो इनकी इंटेलेक्चुअल प्रोप्राइटरी है बिल्कुल। तो उन्हीं के पास है, ऐसी चीजों को प्रोत्साहन दे के सरकार कैसे कर, अगर ये हो सकता है, मुझे लगता है, तो बिल्कुल आप जो जो बोल रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आप इंपोर्ट बिल में कटौती कर पाएंगे। मोबाइल गैजेट्स या ये टेलीविजन स्क्रीन, आप आज भी तारीख में देख लिए, नॉन ब्रांडेड चाइना का माल कितना बाजार में पड़ा है। अगर आपका सोनी का मेड इन चाइना वाला टीवी 43 या 42 इंच का अगर आप मार्केट में लेने जाते हैं, तो 80,000 90,000 से कम नहीं है। हालांकि वैसा ही टीवी दूसरी नॉन ब्रांडेड चाइना प्रोडक्ट्स का, विदाउट एनी गूगल के सब प्ले स्टोर वगैरह सब चलता है, लाइसेंस नहीं होता है, वो 12,000 15,000 में मिलता है आपको। तो आई मीन वो चीज आपको समझनी पड़ेगी कि वो आप कैसे एड्रेस करते हैं। ये कंजम्पशन उस दिशा में हो रहा है। और देखिए, टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा फायदा आज ये है कि ये सब जो कंटेंट है आज पूरा का पूरा वर्चुअल वर्ल्ड में ऐसे आ गया है कि वो लोग कंज्यूम करने लगे हैं। इसलिए आपकी टीवी की व्यूअरशिप कम हो रही है, आपके ओटीटी प्लेटफॉर्म ज्यादा देखे जा रहे हैं, आपके यूट्यूब या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ज्यादा देखे जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे एक ओपिनियन बिल्डिंग हो रहा है। तो ये कंज्यूम होने वाला है, लेकिन आप उस कंजम्पशन को किस दिशा में कैसे डिसिप्लिन तौर तरीके से लेके जाएंगे, कैसे लोकल मैन्युफैक्चरिंग को इसमें प्रोत्साहित करेंगे, तभी जाके आपका जो चाइना आज बना है वो ऐसा कुछ देश आप में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आप बना सकते हो। क्योंकि ये चीजें जो बनती है वहां पे, वैसी चीजें यहाँ बन सकती है। हालांकि चिप के मामले में जिस तरीके से भारत ने थोड़ी बहुत जो प्रगति की है चिप डिप्लोमेसी के लेवल में, तो मुझे लगता है, लेकिन वो चिप डिप्लोमेसी में भी क्या हुआ है, पैकेजिंग एंड असेंबली यूनिट है यहाँ पे, तो यहाँ पे चिप्स बनने वाली नहीं है। दिव्य भास्कर ने एक स्टोरी की थी गुजराती भाषा के अखबार में, गांधीनगर के उनके कॉरेस्पॉन्डेंट ने, चिंतन आचार्य ने, कि 5,000 लोगों को इसमें नौकरी मिलने वाली है, जो व्हाइट कॉलर जॉब्स है 5,000, वो उसमें कोई गुजराती को नौकरी नहीं मिलने वाली।
ज्यादातर जो नौकरी होगी वो या तो हाउस कीपिंग वगैरह में या कॉन्ट्रैक्ट या थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट जॉब। तो कौन कमाएगा? ये राजनीतिक लोग या ये राजनीतिक कार्यकर जिनकी ये मतलब आउटसोर्सिंग की फर्म्स है। तो गवर्नमेंट में आपने आउटसोर्सिंग मॉडल लगा दिया, आज आपने प्राइवेट सेक्टर में भी आउटसोर्सिंग मॉडल लगा दिया। तो लोगों के हाथ में इतनी डिस्पोजेबल इनकम नहीं आती। वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो तो 20-30 हजार लेगा पर पर्सन का, और वो पास ऑन करेगा 10 या 8 या 10 हजार, जैसे दूसरे कई ऑटोमोबाइल्स के प्लांट्स में हुआ है गुजरात में, साणंद में। और हड़तालें भी हुई है इस दिशा में कि पूरे दिन हमारे पास 8 हजार में काम करवाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। जब ये होता है, नौकरी मिलती है, और जब ये होता है तो कहीं ना कहीं फिर वो मैन पावर दूसरी दिशा में चला जाता है, ट्रेनिंग ले लेता है, दूसरी दिशा में चला जाता है, छोटा सा गैरेज में या कहीं पे काम करेगा, और वो जो कमाता था उससे 2 गुना 3 गुना कमा लेगा। तो क्या ये ऐसी इकोनॉमिक एक्सपेरिमेंट्स आप करना चाहते हैं पूरी देश की जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है? देखिए, सर्विस सेक्टर ने जो ग्रोथ लाई है इस देश में, वो सर्विस सेक्टर आज बहुत ही, इट इज पासिंग थ्रू द वेरी रफ वेदर्स। क्योंकि ऑटोमाइजेशन जिस तरीके से आ रहा है आज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी आपका पूरे सोर्स कोड, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर सब कुछ लिखना शुरू कर दिया है। तो आने वाले दिनों में आईटी वाले लोगों को नौकरियां कितनी मिलेगी ये मुझे पता नहीं है। लेकिन वैसे ही अगर सर्विस सेक्टर कल को स्लंप होता है, अमेरिका से मान लीजिए कल को, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्शंस आ रहे हैं कि अमेरिका में, यूरोप में, सब जगह पे लोगों की नौकरियां जाएगी। बेसिक जो, जिस तरीके से एक जमाने में जो बेसिक एक ट्रेडिशनल जॉब्स थी क्लर्क वगैरह की, जो आज चली गई है बैक ऑफिस जॉब्स, वैसे ही ये जॉब्स चली जाने वाली है, या फिर बैक ऑफिस में इतना आपको मुआवजा नहीं मिलेगा। तो ऐसी जब नौकरियां चली जाएगी और वो लोग मान लीजिए माइग्रेट होकर यहाँ आता है, रिवर्स ब्रेन ड्रेन होता है, तो आप उनके लिए क्या इकोसिस्टम बना के रखेंगे? क्या आपने ऐसी कोई ब्लूप्रिंट रखी है जिसमें उनका ग्रेसेल इस्तेमाल करके ये जो प्रॉब्लम है, इंपोर्ट बिल जो बढ़ रहा है, उसके सामने सब्स्टिट्यूट के तौर पे इन लोगों को एनर्जाइज किया जाए, इनको मतलब एक एनहांस किया जाए, स्टार्टअप्स वगैरह में जिस तरीके से पैसा लगाया जाए। क्योंकि स्टार्टअप भी एक बहुत बड़ा मनी रिगिंग प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है धीरे धीरे, जहां पे बात आती है 10 साल के बाद के प्रॉफिट्स की, और पता चलता है, बाइजूस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल। तो ये सब चीजें जो हो रही है, उसमें मुझे लगता है एक पूरा का पूरा डेडिकेटेड फोकस चाहिए, एक वैल्यू चेन का, कि ये आपकी रॉ मटेरियल की प्रोडक्ट है, इसको वैल्यू एडिशन आप कैसे करेंगे, वैल्यू एडिशन करके टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स के जरिए आप उसको कंज्यूमर मार्केट्स में वर्ल्ड वाइड कैसे ले जाएंगे। तो आपका सर्विस सेक्टर भी सस्टेन होगा, आपका मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी भी सस्टेन होगा, और आपका बेसिक जो कमोडिटी ड्रिवन या फिर जो एग्रीकल्चर सेक्टर ड्रिवन है वो भी सस्टेन होगा। तो मुझे लगता है ये दिशा में काम करना सरकार के लिए आने वाले दिनों में ये ब्लूप्रिंट होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। खैर, ये तो हमारा ओपिनियन है, बाकी तो सरकार को देखना है क्या और कैसे करना है। बट जो आप कह रहे हैं उसमें मुझे नहीं लगता इससे अच्छा कोई सोल्यूशन हो सकता। और आज आपके पास 141 करोड़ की पूरी एक वर्किंग फोर्स अवेलेबल है, उसको आप डिप्लॉय कर सकते हैं। टाइम जोन्स में आप है, 8.5 घंटे इस तरफ आगे, 8.5 घंटे इस तरफ पीछे। तो उस दिशा में अगर आप इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब, एक सर्विस सेक्टर हब, एक एग्रीकल्चर हब बना देंगे, तो मुझे लगता है डी डॉलराइजेशन की गेम जिसको खेलनी है खेले, आपके पास अपने ट्रम्प्स होंगे। आप बोल देंगे कि भैया $1 आप बढ़ाएंगे, हमारा 800 करोड़ बढ़ जाता है, सॉरी, ये हम राइस के ऊपर एक्सपोर्ट का बैन लगाते हैं, ये फल फूल जो भी है, ड्रैगन फ्रूट हम बनाते हैं, उसके ऊपर एक्सपोर्ट का बैन लगा देते हैं, तो फिर शायद आपका बैलेंस हो जाएगा। वो $1 जो निगोशिएट कर रहा है वो आप कर पाएंगे, ओपेक के साथ हो या किसी के साथ हो। कैसे आप यूटिलाइज करेंगे अपनी फूड सिक्योरिटी की पूरी ब्लूप्रिंट आपको तैयार करनी पड़ेगी, और आपकी वाटर सिक्योरिटी जो हमेशा आपका मुद्दा रहा है, क्योंकि दिस टू आर इंटरलिंक्ड। और इसके साथ आता है आपका एनर्जी सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, और ये सब चीजें। तो एक आप मतलब एक पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग पावर, एक सर्विस सेक्टर पावर, एक फूड सिक्योरिटी का पावर, खुद भी खाते हैं, गांव को भी खिलाते हैं। जो बात आती है वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है, वो आप रियली इन रियल सेंस इंप्लीमेंट करना शुरू करेंगे। हिमांशु भाई, एक बात आपकी ये चर्चा से निकलती है कि एक और हम दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री बन गए हैं, जी दूसरी ओर आपने सही शब्द प्रयोग किया, फूड सिक्योरिटी, जी बिल्कुल। जो 1951 में हमारे पास नहीं थी। हम पीएच 480 के गेहूं मंगवा के या कैर का मिल्क पाउडर ला के अपनी जरूरियातें निभाते थे। आने वाले समय में जिस तरह से फ्रेगमेंटेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड हो रहा है, जिस तरह से इनपुट कॉस्ट आर राइजिंग,
जिस तरीके से आपको इकोनॉमी ऑफ द स्केल विल इंक्रीजिंगली नॉट बी अवेलेबल, ये परिस्थिति में ये किसान और एग्रीकल्चर, जिसमें 98.5% है मार्जिनल और स्मॉल किसान, सरवाइव हो पाएंगे क्या? क्या करना चाहिए इनको सरवाइव करने के लिए? अब जैसे मैंने कहा कि कुछ चीजें ऐसी है कि आज आप देख लीजिए, कॉटन, अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो कॉटन में जो कॉटन बनता है उसके बाद बेल्स के ऊपर हम अटक जाते हैं और वो हम बेच देते हैं, बात खत्म हो जाती है। वी डोंट गो फॉर वैल्यू एडिशन। जैसे बांग्लादेश आज पूरा का पूरा एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है, क्योंकि उन्होंने क्या देखा, इंटरेस्टिंगली ये बहुत ही स्टडी करने लायक मुद्दा है। उन्होंने देखा कि वर्ल्ड का पूरा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जो है, उनको जो गारमेंट की नीड है वो हम सर्विस कैसे करेंगे। तो सब गारमेंट्स उन्होंने बनाना शुरू कर दिया, लेबलिंग करके भेज रहा। अब यही चीज कंडला फ्री ट्रेड जोन में हो सकती थी एक जमाने में, नहीं की हमने। ऐसे मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम हमको बनाने पड़ेंगे। चाहे तिरुपुर है तो तिरुपुर में आप कैसे करेंगे, आप लॉजिस्टिक्स चेन को कैसे वहां पे बिल्टअप करेंगे। तिरुपुर मतलब आई एम क्लियर, आप एक कोस्टल रूट बना के गुजरात से उसको भेज सकते हैं बाय लार्ज चार्टर्ड वेसल्स। और वो जो पूरा जोन है वो एसोसिएशन ऐसा बनाइए कि वहां पे सभी के कारखाने हो, कोई पैकिंग करेगा, कोई लेबलिंग करेगा, सबका एक कोऑपरेटिव सेटअप पे लेके जाइए, तब जाके आप पूरा मतलब बांग्लादेश जैसी कंट्री को आप बीट कर पाएंगे। वर्ल्ड के ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स को आज कपड़ों की जरूरत है जो बांग्लादेश में बनते हैं। कॉटन का प्रोडक्शन देखिए भारत में कितना बड़ा बढ़ गया है, कितना हुआ है, लेकिन क्या कर पाए हम, बेल्स के आगे हम वैल्यू एडिशन नहीं कर पा रहे। तो मुझे लगता है इस दिशा में फोकस रहना पड़ेगा। एक जमाने में कुछ स्कीम्स आई थी, और आज की तारीख में अगर हम जिस जगह से बात करें तो अहमदाबाद में सबसे बड़ी डेनिम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपने तौर पे, अपने जोरों पे खड़ी हुई है। अरविंद मिल्स लिमिटेड आज इंडिया की सबसे बड़ी, मतलब वर्ल्ड की शायद डेनिम मैन्युफैक्चरिंग सबसे बड़ी कंपनी है, तो खड़ी हुई है। वो कहां से लाती है कॉटन, वो डिजाइनर ब्रांड के लेबल्स कहां से लाती है, लाइसेंसेस करती है, सब लाइसेंसेस है उनके पास, फ्लाइंग मशीन वगैरह के। और वो पूरे वर्ल्ड में मार्केट करती है, एक्सपोर्ट भी करती है, डोमेस्टिक मार्केट्स में भी बेचती है। हालांकि उनके डोमेस्टिक शोरूम्स जो है वो ज्यादातर बंद हो गए, क्योंकि उनकी ओमनी प्रेजेंस लेवल भी बन गए, तो वो कस्टमाइज टेलर मेड चीजें आपको देते हैं। तो ये चीजें आपको करनी पड़ेगी। Do you think in पूरा this, का पूरा Himanshu bhai, दुनिया, whatever you are talking, do you think bigger companies like the one which you mentioned, they also have an advantage to arm twist the banks or lenders for restructuring the loans? There are a number of companies who have merrily swindled money, restructured their loans, and again they are back with another public issue, again restructuring the loan. So, I mean, is this possible for a small or medium scale unit? तो आई एग्री विथ यू दैट द काइंड ऑफ मनी जगलिंग जो तरीके का, मतलब एक पैसा घुमाना, कहाँ पे कौन सा चीज पड़ा है वो लोग ये लोग कर लेते हैं। हालांकि आज की गवर्नमेंट का ये दावा कि अब ये सब कंपनियां, खोखा कंपनियां बंद हो गई, ये सब हमने बंद करवा दिया है, लेकिन आज की तारीख में होता है। छोटे प्लेयर्स के लिए मैं यही बता रहा हूं, छोटे प्लेयर्स आज आप देख लीजिए। एक जमाने में 2002 में जब नरेंद्र भाई 2001 में जब अक्टूबर महीने में चीफ मिनिस्टर की सीट पे आए, तो राजकोट के चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक फंक्शन में उन्होंने आए थे और उन्होंने कहा था कि $3 ट्रिलियन का ऑटो स्पेयर्स का मार्केट राजकोट की राह देख रहा है, क्योंकि राजकोट ओईएम, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स की लिस्ट पे था, और मर्सिडीज बेंज इन सबके पार्ट्स वहां पे बनते हैं, स्पेयर पार्ट्स। आज मुझे दिखाइए क्या क्लस्टर बेस्ड अप्रोच हुआ वहां पे, छोटे व्यापारी, छोटे एसएमईज या जो भी है उनके साथ कोई क्लस्टर बेस्ड अप्रोच हुआ। आज हालात ये है कि कैप्सूल से लेके आपके क्लच प्लेट्स, ब्रेक, सब कुछ वहां पे बनता है। ईवी व्हीकल्स का जो पूरा का पूरा जैसे गैम्बिट एक वर्ल्ड में खुला है, जो कुछ भी हो रहा है तो एक नई अपॉर्चुनिटी है। तो क्या आपने क्लस्टर बेस्ड अप्रोच लाए जिसमें सर आप माइक्रोन को गुजरात 50% में सेंट्रल गवर्नमेंट, आपको शायद मालूम होगा कि they used to fashionably label them as functional estates, and none of their functional estate experiment has succeeded. Be it Than's नहीं, functional estate, be it Balisana's rural industrial estate, be it Morbi's ceramic functional estate, be it diamond functional estate at Surat,
be it the plastic processing industries functional estate at Sarigam. Unfortunately, this experiment has not worked. नहीं, मेरा मेरा कहने का मतलब यही है कि क्लस्टर बेस्ड जो अप्रोच था एक जमाने में गुजरात में, गुजरात स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन जिस तरीके से था, जीआईआईसी था, आपका जीआईडीसी था, वो अप्रोच आपको लाना पड़ेगा। मैं एक बहुत सीधी सी बात आपको बताता हूं। आज आप माइक्रोन को 50% सेंट्रल गवर्नमेंट लोन दे रही, 20% माइक्रोन को स्टेट गवर्नमेंट लोन दे रही है। माइक्रोन एक इतना बड़ा कारखाना नहीं लगाने वाला है, माइक्रोन एक छोटा सा यूनिट लगाने वाला है। 30% वो डालेगा, 100% ओनरशिप आप उसको दे देते हैं। तो आप यही चीज जितने भी क्लस्टर्स हैं, एक जमाने में डीजल इंजन वाले यही कहते थे कि सर चाइना के सामने हम कंपीट कर सकते हैं, थोड़ा हेल्प कीजिए। ये क्लस्टर बेस्ड अप्रोच लाइए जिसमें पीपीपी मॉडल इन रियल सेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेक होल्डर्स, ये सब आए, लॉजिस्टिक्स की पूरी एक मतलब चेन बने, उसमें से कैसे आप लेके जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये हो सकता है। ये मॉडल ऑस्ट्रेलिया में है, पोर्ट केम्बला में विजिट किया था मैंने, जो इलावारा रीजन में जो कोल माइंस है, वहां पोर्ट केम्बला का जो पोर्ट यूज करते हैं कोल माइनर्स, दे आर लाइक अ कोऑपरेटिव। वो पूरा का पूरा पोर्ट यूज करते हैं, उसका चार्ज देते हैं, पूरा का पूरा खर्चा निकाल के उसमें से जो प्रॉफिट होता है सबका इक्वली उसमें हिस्सेदारी है। तो वो पोर्ट केम्बला में कोल टर्मिनल भी है, वीट टर्मिनल भी है, और आप उनके पोर्ट्स देखिए। आई मीन आई हैव सीन देयर पोर्ट्स। आप कोल का पूरा मतलब एक बेल्ट जा रहा है कन्वेयर, लेकिन आपको कहीं पोर्ट फ्लोर पे कहीं पे मतलब आपको जिसको बोले ना वो कोयले की एक रज भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। मतलब इतना नीट एंड क्लीन पोर्ट प्रॉफिट मेकिंग है। I have no quarrels with your concept. आपकी जो मॉडल है उसके साथ मुझे कोई झगड़ा नहीं है, ये हो सकती है। नहीं, मेरा मेरा कहने और का मतलब क्या है, और मेरा कहने का आप मतलब आप कहते हैं जैसे वहां और जगह पे हुई, यहाँ भी शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी, ऐसा नहीं है कि शुरू से ही फेल हो गई। मगर जो धंधे में, धंधा कहता हूं क्योंकि स्टेक होल्डर्स ट्रीट देम एज धंधा, सरकार आती है, सरकारी एजेंसियां आती है, और फिर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के नाम से सम सो कॉल्ड लीडर्स भी आ जाते हैं। वो धंधा में नफा ज्यादा है बिना पैसा लगाए, पैसा लगाओगे मेरा तो मरोगे। मेरा मेरा बहुत सिंपल अप्रोच है। मैं बहुत सिंपली आपसे बात कर रहा हूं। आप सौराष्ट्र का कोई भी हब ले लीजिए जहां पे आपके मेजर माइनर पोर्ट्स जो भी है वो कितनी दूरी पे है। कोई भी हब से आप नजदीक का पोर्ट देख लीजिए, 100-200 किलोमीटर की दूरी पे, ज्यादा नहीं है। तो आप ये पूरा का पूरा, आज आपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट दे दिया है, एम्स दे दिया राजकोट को, गेटवे ऑफ सौराष्ट्र का है राजकोट, तो वहां से आप चैनलाइज कीजिए पूरी की पूरी एक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, जिसमें मोरबी भी आप डेवलप करें, आप राजकोट भी डेवलप करें, आप जामनगर भी डेवलप करें। क्लस्टर बेस्ड अप्रोच जिसमें वो एसोसिएशन के लोग 30% पैसा निकाले, 20% स्टेट गवर्नमेंट निकाले, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट निकाले, लॉजिस्टिक्स के पूरे चेन और हब्स क्रिएट कीजिए, पोर्ट तक उसको ले मेरा जाइए, पोर्ट में मेरा जो जगह ले अनुभव उसमें कोऑपरेटिव मॉडल है, लेके आइए। जो पैसा लगाते हैं वो कुछ पाते नहीं है, या शायद ही कुछ पाते हैं, और जो नहीं लगाते हैं उनका जो बेनिफिट है कई मामलों में तो इनफाइनाइट होता है, क्योंकि एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज इंफिनिटी। तो ये बात हम छोड़िए, हमारा कल्चर जो है, कंसेप्ट बहुत अच्छा है। हमारे बाबू लोग दूसरी दिल्ली में बात, भी ताजा ताजा पढ़ के एमबीए से या ये हैदराबाद की स्मॉल बिजनेस इंस्टीट्यूट से, या कभी कभी उनको भेजा जाते हैं हार्वर्ड या स्टैनफोर्ड, वहां से आते हैं, दे आर फुल ऑफ एंथुसियाज्म, कुछ करना चाहते हैं, देश को बदलना चाहते हैं। मगर जब वो जाते हैं जमीन पे, तब ये वेस्टेड इंटरेस्ट शार्क सर्कल मिलता है इनको। वो वेस्टेड इंटरेस्ट शार्क सर्कल में स्टेक होल्डर भी है, रेगुलेटर भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर भी है, लोकल अथॉरिटीज भी है, पॉलिटिशियन भी है। ये सब इकट्ठे होके बिना पैसे लगाए माल कैसे खाया जाए, उस मेरा मेरा कहने का मतलब, मेरा मेरा इनकी कहने का एक्सपर्टीज मतलब होती यही है। है, नहीं, मेरा कहने का मतलब यही है कि आप पूरा का पूरा सिस्टम जो है, देखिए आप पिछले कुछ एपिसोड में हमने चर्चा की थी कि आज कंपटीशन नहीं रही है।
टेक्नोलॉजी ओपन है, आप कोई भी कुछ चीज करते हैं तो इट इज इन ओपन स्प्लिट वाइड, आपको इनकी कॉस्टिंग भी पता है कि कितने में पड़ रहा है, तो उसमें कहीं कंपटीशन की कोई गुंजाइश नहीं है। तो जब कंपटीशन की गुंजाइश नहीं है तो आप साथ मिलके आइए, आप एक पूरा का पूरा एक ब्रांड बनाइए एक सिटी का, और उस दिशा में जाइए। इनलैंड कंटेनर डेपोज आपका जो भी पूरा है वो आप डिजिटाइज कर दीजिए, ऑनलाइन परमिट्स मिल जाएंगे, जो भी आपको करना है। हाँ, मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर ये लेके आप जाएंगे तो आप वर्ल्ड मार्केट में खड़े हो पाएंगे। कंपिटिटिवनेस जो है और जो एक्सपोर्ट्स आपको बढ़ाना है, वर्ल्ड ट्रेड में जो आपका शेयर बढ़ाना है, वो कहीं ना कहीं ऐसे मॉडल के जरिए आप कर पाएंगे। उसके लिए आपको आपका इथोस और कल्चर बदलना पड़ेगा। अकेले हिमांशु भाई ये बात लेके खड़े होंगे नहीं चलेगा। जब नहीं, दूसरा भी है, दूसरा ये भी है, भरा है नहीं, दूसरा ये भी है, नहीं, दूसरा ये भी है, समझ लीजिए। दूसरा क्या है मैं आपको बताऊं, कोई ये बोल सकता है कि हिमांशु भायानी बिजनेस नहीं कर रहा है इसलिए ये सब बातें कर रहा है, बट आई एम अ बिजनेस जर्नलिस्ट और मैं इसीलिए बोल रहा हूं ये पॉसिबल है। आज कार्टेल्स काम करती है, नहीं, एक मिनट, आज कार्टेल्स काम करती है सीमेंट सेक्टर में, आज कार्टेल्स काम करती है रियल एस्टेट में। क्यों आपके जमीन के भाव, आपके मकान के भाव बढ़ते जा रहे हैं, जबकि आपका कंस्ट्रक्शन, आपका डिमांड सप्लाई देख लीजिए, डिमांड के सामने सप्लाई इतना होने के बावजूद क्यों होता है? बिकॉज इट इज अ कार्टेलाइजेशन। तो मैं यही चीज बता रहा हूं, कार्टेलाइजेशन कंस्ट्रक्टिव तरीके से कंट्री में अगर कार्टेलाइजेशन हो रहा है तो भले हो रहा है, उसको आप चैनलाइज कीजिए ना फॉर्मल इकोनॉमी। मेरा कहने का मतलब इतना ही है, बड़ा है वो बड़ा करेगा, छोटा है वो छोटा करेगा, लेकिन एक पूरा का पूरा पिरामिड बनाइए। With your contention, I do agree with you, your well-meaning suggestions, but I do not agree with what government means by small-scale sector, defining it in turnover. If there is small-scale sector, means 98.5% of the units are less than 10 lakhs. Now you say that 25 crore, anybody is small-scale sector, तो वो 98.5% का तो अपने गला एक साथ घोट दो, इसलिए नहीं होता है। क्यों है? नहीं, वो प्रॉब्लम क्यों है आप समझिए। आपने बहुत सही एग्जांपल दिया राजकोट का, राजकोट स्मॉल स्केल से ही खड़ा हुआ है। आपने सही एग्जांपल दिया जामनगर का, जामनगर स्मॉल स्केल से ही खड़ा हुआ है। सुरेंद्रनगर मशीन टूल स्मॉल स्केल से ही खड़ा हुआ है। परशुराम को बात करो तो धान ये स्मॉल स्केल से ही खड़ा हुआ है। मगर अब जो वेस्टेड इंटरेस्ट इसमें आ गए हैं, दे डू नॉट वांट स्मॉल स्केल डेफिनेशन एज इट वाज बाउंड विद द मशीनरी। पहले ऐसा था because they are able to, even with that definition they are able to compete with them better in quality and price. मेरा कहने का मतलब अलग है, मेरा कहने का मतलब अलग है। अगेन मैं वापस आऊंगा जो चीज आप हमेशा बात याद दिलाते हैं, कंट्री का इंटरनल कंजम्पशन आप देखिए। अगर आप उस कैप लिमिट पे ले जाते हैं और एक मान लीजिए एक ब्रांड खड़ी करते हैं, ज्योग्राफिकल जीआई इंडिकेटर के साथ उस ब्रांड को खड़ा करते हैं, तो नीचे का पूरा बॉटम ऑफ द पिरामिड जो भी आप बेंचमार्क रखे 25 करोड़ 100 करोड़ जो भी है, वो उसको एक शॉर्ट कॉन्फिडेंस आएगा, वो कारखाना इसलिए लगाएगा, वो पैसा इसलिए लगाएगा कि मैं जो बनाने वाला हूं उसका कैप्टिव कंजम्पशन है। इसको we will revisit the issue, but my personal belief is still you keep this small scale industries definition linked with turnover and not with machinery. No day small scale industry will come up. They are smaller. आज भी 80% स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सीख है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं दूसरा आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को इतना बढ़ावा देने के लिए इतनी जगह दी, इतना पैसा दिया, सब कुछ दिया, आज पूरी की पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक ऐसी कगार पे खड़ी है कि हाइब्रिड व्हीकल्स, ईवी चलेगा नहीं चलेगा, पेट्रोल व्हीकल्स चलेगा नहीं चलेगा, किसी को पता नहीं है। अब उसी के सामने आप चले जाइए दसा या चावंड से अमरेली की तरफ, रास्ते में गैरेजेस आते हैं जहां पे छोटे छोटे 5-10 ये जो इसको सनेड़ा बोलते हैं, वो टिलिंग, एग्रीकल्चर टिलिंग बुलेट्स को मॉडिफाई करके करते 3 व्हीलर में, और वो टिलर जो है वो 200 रुपए में पूरा का पूरा आपका खेत जोत देता है। और ये आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं दूसरे कंट्रीज को, अफ्रीका जैसे कंट्रीज को आप एक्सपोर्ट। एरी ने नहीं, मेरा कहने का
बिकॉज मेरा कहने का मतलब, हाँ, इट इज नॉट देर इज, उन लोगों के पास क्षमता नहीं है, ऐसा नहीं है। क्षमता एक्सपोर्ट ऑर्डर्स के साथ डील करने में नहीं है, क्योंकि इनके एक तो कागजात नहीं समझ सकते, दूसरा क्वांटिटी ठीक है, रिक्वायर्ड, तो उसमें गुजरात स्टेट एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन है ना आपका, वो मदद गुजरात करेगा। एक्सपोर्ट में आपके पास एमबीए पड़े हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए, एक मिनट, आपके पास वो ट्रेंड मैन पावर है। आपके जनरल नॉलेज के लिए मैं नतमस्तक करवद्ध होकर आपको ये विनंती करता हूँ कि गुजरात एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन सरकार का नहीं है। नहीं, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, बट वो एक बॉडी तो है जो हेल्प कर सकता है, मेरा कहने का मतलब ये है। और नया कहां से आएगा? अब तो सरकार ने सब निगम बंद कर दिए। नहीं, तो ठीक है, तो ऐसा बॉडी खड़ा कीजिए, नहीं है तो चलिए। कौन करेगा? सरकार आपको खत्म कर देगी। नहीं, इंडेक्स भी जैसे है ना सर, एक मिनट, इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ब्यूरो जैसे था। I was born and brought up in this industries administration. पार्लियामेंट का रूल था इनके लिए जी। अब कौन सा रूल इनको वो करेगा? नहीं, बट मैं वही बता रहा हूँ, वो जो लोन देते थे वो आईडीबीआई रिफाइनेंस करती थी, ऐसे रिफाइनेंस करती थी। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, एक सिस्टम आपको बनाना पड़ेगा। आज हमारी कमनसीबी है कि समय आज हमारा साथ नहीं दे रहा, मगर इसको हम आगे बढ़ाएंगे, जरूर बढ़ाएंगे। आपके ख्यालों का भी हम चयन करेंगे, उसमें से कुछ निकलेगा। तो धन्यवाद, आप पधारे और हमें आपके ज्ञान का लाभ दिया। दर्शक मित्रों, आपका भी धन्यवाद, आप इतनी बड़ी संख्या में जुड़े और हमारे साथ जुड़े रहे, और मेरी टीम, रियल डिबेट टीम का भी धन्यवाद। मिलते हैं दर्शक मित्रों कल एक अलग टॉपिक के साथ, अलग पैनल के साथ। तब तक के लिए आपका दोस्त डॉक्टर जयनारायण व्यास इजाजत चाहता है। धन्यवाद, शुभ रात्रि। इसको बढ़ नहीं मिला, बढ़ नहीं मिला, पूरा डिब्बा है, क्या मालूम कहाँ निकलने जाए।